बेटा कल हमने बैक एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे चैप्टर 8 से। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 8। बट उससे पहले कल का जो लेक्चर था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो बैक एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन था द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, वो था बेटा हमारा मरकरी। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नंबर ऑफ प्लेनेट in our solar system is 8. Third question, change in the season is caused due to, इसके लिए आपको दो ऑप्शन बताए थे बेटा, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनमें से आप कोई से को भी टिक कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ, ये दो मेन रीजन होते हैं सीजन के चेंज होने के लिए। द अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365 1/4 days. Next, Phillips से बेटा रेडिएशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। तो क्या रहेगा इसमें? रेडिएशन, द रेडिएशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। नेक्स्ट फिलअप था आपका डैश इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नेक्स्ट है in summer the days are days and winter the days are days। तो क्या रहेगा? in summer the days are longer and in winter the days are shorter। next, the movement of earth around the sun is called dash, revolution। क्या कहेंगे उसको? revolution। the path of a planet around the sun is called its orbit। क्या कहेंगे? ऑर्बिट। नेक्स्ट है बेटा कि टेक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्रॉस करेंगे। सीजन आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। इट इज आल्सो ए रॉन्ग स्टेटमेंट, क्रॉस करेंगे। डेज एंड नाइट आर इक्वल इक्वेटर। या इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो टिक करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इक्वेटर। नो, आउटर सरफेस को क्रस्ट कहते हैं, सो इट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, तो भी क्रॉस करेंगे। फॉलोइंग प्लैनेट्स, द बिगेस्ट प्लैनेट अगेन आ चुका है पहले भी, जुपिटर। प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द अर्थ, वीनस। प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी। प्लैनेट फर्देस्ट फ्रॉम द सन, नेपच्यून, जो सबसे दूर है। प्लैनेट नोन एज द रेड प्लैनेट। तो बेटा ये बैक एक्सरसाइज थी जो कल हमने डिटेल में एक्सप्लेन की थी, तो ये आज इसकी क्विक रीजन थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉन्ग आंसर। So today we will discuss long question answer of chapter 8. First question is distinguish between star and planets। Distinguish का मीनिंग होता है डिफरेंशिएट करना, दोनों में अंतर करना कि स्टार और प्लेनेट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। पहले हम पढ़ेंगे स्टार के बारे में। स्टार्स आप इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आप स्टार लिखें, बीच में लाइन लगा के राइट हैंड साइड में आप प्लैनेट्स लिख दें। टेबुलर फॉर्म में भी अप एंड डाउन भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो स्टार्स दे आर बिग हेवनली बॉडीज। स्टार आर द बिग हेवनली बॉडीज। दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। इनफाइनाइट इन नंबर्स, इनफाइनाइट का मीनिंग होता है बेटा अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ही ना कर सके, इतनी बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, जिसको काउंट ना कर सके। तो हम नाइट स्काई में देखते हैं कि जो स्टार्स हैं वो इतने नंबर्स में होते हैं कि उनको काउंट नहीं किया जा सकता। तो दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। थर्ड, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की हीट और लाइट होती है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ये तो स्टार्स के बारे में आपने बताना है। क्या क्या बताएंगे? दे आर हेवनली बॉडीज, दे आर इनफाइनाइट इन नंबर्स, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। चैप्टर को जब हम लर्न कर रहे थे तो उसमें भी स्टार्स के बारे में आया था कि स्टार्स के पास खुद की हॉट गैसेज होती हैं, जिसकी वजह से उसके पास खुद की हीट और लाइट होती है।
नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में क्या लिखेंगे? दे आर स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज इन द स्काई। स्काई के अंदर स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज हैं जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज, इनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती। दे आर स्लो मूविंग ब्राइट बॉडीज इन द स्काई। देयर आर ओनली 8 प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट की संख्या कितनी है? 8। स्टार की संख्या कितनी है? इनफाइनाइट। उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा नंबर्स में वो हैं। बट प्लैनेट्स को काउंट किया जा सकता है बिकॉज दे आर ओनली 8 इन नंबर्स। तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, ये 8 होते हैं। थर्ड है बेटा, दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स पे क्या होता है? सन से ही लाइट आती है, ये उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए थोड़े ये ब्राइट हमें दिखाई देते हैं। अदरवाइज खुद की लाइट नहीं है। स्टार के पास खुद की लाइट है, यस। स्टार हैव देयर ओन लाइट, देयर ओन हीट। उनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट्स। स्टार और प्लैनेट्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ एग्जिस्ट ओनली ऑन द अर्थ एंड नॉट ऑन अदर प्लैनेट्स। लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करती है, किसी और प्लेनेट पे नहीं। इसको एक्सप्लेन कीजिए। हम लर्न कर चुके हैं अर्थ और प्लैनेट्स, उसमें भी हमने डिटेल में पढ़ा है। और प्लैनेट्स जब हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे तो वहां पे भी पढ़ा था हमने कि अर्थ को छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पे वो फेवरेबल कंडीशन नहीं होती जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ट्री हैं, तो फेवरेबल कंडीशन है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है। किसी दूसरे प्लेनेट पे ये सारी खूबियां नहीं है। हो सकता है कहीं पे कोई गैसेज हो, किसी दूसरे प्लेनेट पे कोई और गैसेज हो, लेकिन ऑक्सीजन हर एक प्लेनेट्स पे नहीं है, ओनली अर्थ पे है। वाटर भी अर्थ पे है हमारे पास। और सारी फेवरेबल कंडीशन यानी कि हीट, सन से जो हीट आती है, मरकरी है, वीनस है, वो सन, वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में हीट आती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। उसके बाद दूर वाले प्लेनेट करें हम, नेपच्यून, जुपिटर है, सैटर्न है, उन पे क्या है? वो सन से बहुत दूर है, वहां पे सन की लाइट ही नहीं पहुंच पाती, वहां का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में रहता है, हीट बहुत कम पहुंचती है, तो वो कोल्ड प्लैनेट्स हैं। बट अर्थ की जो पोजीशन है वो इस जगह पे है कि वो अर्थ, सन से जो हीट आती है वो एक प्रॉपर अमाउंट में आती है, इतने अमाउंट में कि लाइफ एग्जिस्ट हो सके। Because Earth has all the favorable conditions required for living, such as oxygen, water, vegetation, etc. क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट होती है लाइफ? क्योंकि अर्थ के पास वो सारी फेवरेबल कंडीशन है जो लिविंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, वाटर, वेजिटेशन। बेटा ये वेजिटेशन है, वेजिटेबल नहीं है कि यहाँ पे वेजिटेबल होती है जी, वेजिटेबल हम खाते हैं जी, जीवित रहते हैं। नो, इट इज ए वेजिटेशन। वेजिटेशन का मीनिंग होता है प्लांट्स एंड ट्री। प्लांट्स और ट्री कंबाइंड होके ही क्या बनाते हैं? वेजिटेशन। और अगर यहाँ पे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें चाहिए, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स ले लेते हैं, तो एक फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं। वाटर हमें चाहिए लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए, वो भी अवेलेबल है। तो ये सारी फेवरेबल कंडीशन है जो लिविंग की एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए, वो अर्थ पे अवेलेबल है। These conditions are not available on any other planets. ये किसी और प्लैनेट्स पे अवेलेबल नहीं है। Therefore, existence of life is not possible on other planet except Earth. अर्थ को छोड़ के बाकी किसी प्लैनेट पे लाइफ की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, वो किसी प्लैनेट पे और पे नहीं है, वाटर वो नहीं है, प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं है। तो इसीलिए ये सारी की जो फेवरेबल कंडीशन है उसके पास है, अर्थ के पास है, इसीलिए अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो कल जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने अर्थ और प्लैनेट्स को डिस्कस किया था। उसमें आया था हमारे पास क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कोर, द इनर लेयर। तो उसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था वहां पे, उसी को आपने मेमोराइज करना है कि किस तरह की एक्सप्लेनेशन वहां पे हुई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आउटर मोस्ट हार्ड लेयर इज कॉल्ड द क्रस्ट। अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है, हार्ड लेयर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। द इनर लेयर इज कॉल्ड इट्स कोर। जो इनर लेयर है उसको क्या कहेंगे? कोर। इनर लेयर इज नोन एज कोर एंड आउटर लेयर इज नोन एज क्रस्ट। द कोर हैज हॉट गैसेस इनसाइड इट। कोर में क्या होता है बेटा? हॉट गैसेस हैं, हाई टेम्परेचर होता है कोर के अंदर। जितने भी वहां पे मेटल्स हैं, सपोज करो आयरन, आयरन हमें बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में दिखाई देता है। जो हमारे आसपास आयरन हम देखते हैं कितना हार्ड मेटल है, बट अर्थ की जो कोर है उसके अंदर यही आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हाई टेम्परेचर होता है अर्थ के इनसाइड सरफेस पे, जिसको हम कोर बोलते हैं। ये तो एक आयरन का एग्जांपल मैंने लिया है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो अर्थ के सरफेस पे हमें हार्ड दिखाई देते हैं, बट इनसाइड द अर्थ वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और उस लिक्विड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मोल्टन। मोल्टन स्टेट में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो बहुत सारे रॉक्स, पत्थर जो हमें दिखाई देते हैं बाहर, वो अंदर क्या होते हैं? मोल्टन स्टेट में होते हैं। उसका रीजन क्या है? कि कोर का जो इनसाइड का टेम्परेचर है, इट इज वेरी वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। इतना हाई होता है कि ये जो आयरन जैसे मेटल, हार्ड मेटल हमें दिखाई देते हैं, वो भी वहां पे पिघल जाते हैं। द कोर हैज hot gases inside it. It also has molten rock called magma, which is at high temperature and is under great pressure. So inside the core मोल्टन रॉक्स, मोल्टन रॉक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। मैग्मा, और उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। These suspended superheated substances exert great pressure against the outer crust. ये जो सुपर हीटेड सब्सटेंस हैं, कौन से सुपर हीटेड सब्सटेंस हुए भाई? जैसे गैसेज हैं, मोल्टन रॉक्स जिसको मैग्मा बोलते हैं। तो ये अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, क्योंकि कोर के अंदर होते हैं, और कोर से बाहर का जो सरफेस है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो कोर से क्रस्ट की तरफ वो प्रेशर लगाते हैं, और जहां पे भी कोर की क्रस्ट के अंदर जो भी वीक एरियाज उनको दिखते हैं या मिलते हैं, वो उन्हीं से वो बाहर निकल जाते हैं। कहां पे? अर्थ के आउटर सरफेस पे, अर्थ के आउटर सरफेस पे। और उसी मोल्टन रॉक्स यानी मैग्मा को हम क्या कहते हैं? वोल्केनो। क्या कहेंगे? वोल्केनो। तो हुआ क्या था कि कोर के अंदर मोल्टन स्टेट में क्या थे? रॉक्स, जिसको मैग्मा हमने कहा। उनका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर था। तो वो इनसाइड से आउटसाइड यानी कि अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगाते हैं, और अर्थ सरफेस पे जहां पे भी उनको वीक एरियाज मिलते हैं, वो वहां से अर्थ के बाहर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वोल्केनो। तो दीज सुपर हीटेड सब्सटेंसेस exert great pressure against the outer crust and comes out from weak spot in the earth's crust. जहां पे भी अर्थ क्रस्ट में वीक स्पॉट मिलता है, उसी से वो बाहर आते हैं। दीज आर कॉल्ड वोल्केनोज। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वोल्केनोज। सो बेटा इस तरह से अर्थ क्रस्ट के स्ट्रक्चर को आपने एक्सप्लेन करना है। तो फिर से मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। होता क्या है कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और इनर मोस्ट जो लेयर है उसको बोलते हैं कोर। कोर के अंदर कुछ एक गैसेस होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, और मोल्टन स्टेट में रॉक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैग्मा। तो इन गैसेस का और मैग्मा का
टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और बहुत हाई प्रेशर वो एग्जर्ट करते हैं अर्थ की आउटर सरफेस पे, अर्थ की आउटर सरफेस यानी कि क्रस्ट पे। तो वो प्रेशर लगातार अप्लाई करते रहते हैं, लगातार अप्लाई करते रहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जहां पे भी वीक स्पॉट होते हैं, जहां पे भी वीक स्पॉट होते हैं, वहीं से वो बाहर की तरफ आ जाते हैं। और जब वो मोल्टन मैग्मा अर्थ क्रस्ट पे आता है कोर के अंदर से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वोल्केनो। उसी को हम बोलते हैं वोल्केनो, हिंदी में जिसको ज्वालामुखी कहा जाता है। तो बेटा ये वोल्केनोज क्या होते हैं? ये मैग्मा होता है जो अर्थ की कोर के अंदर होता है, और जैसे ही उनको वीक स्पॉट मिलते हैं तो अर्थ क्रस्ट पे आ जाते हैं, और उन्हीं को हम नाम देते हैं वोल्केनोज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कॉजेज चेंज इन द सीजन? सीजन चेंज होने के क्या कारण है? किस वजह से हमारे सीजन चेंज होते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? अगर समर है तो पूरा साल समर रहे, विंटर है तो पूरे साल विंटर ही रहे, ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्यों कुछ पर्टिकुलर मंथ के बाद सीजन चेंज हो जाता है? कि कभी हमारे पास क्या रहते हैं? विंटर, फिर क्या हो जाता है, कभी हमारे पास आते हैं और स्प्रिंग, समर। तो ये सीजन चेंज क्यों होते हैं? ऐसा क्यों नहीं है कि हर टाइम एक जैसा ही मौसम रहे, गर्मियां हैं तो गर्मियां रहें, सर्दियां हैं तो सर्दियां रहें? ऐसा क्यों होता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके दो मेन रीजन हम प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे, आज भी डिस्कस करेंगे। द टू मेन रीजन आर, पहला तो रीजन है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, दिस इज द मेन फर्स्ट रीजन। क्योंकि अर्थ एक पोजीशन पे फिक्स नहीं है, वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। द फर्स्ट मेन रीजन इज रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। व्हाट इज द सेकंड रीजन? अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, वो अपनी एक्सिस से थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है। टिल्टेड वर्ड आएगा बेटा। टिल्टेड का मीन्स होता है झुका हुआ होना, एक साइड से झुक जाना, बेंड कर जाना। तो टिल्ट का मीनिंग है बेंड करना। अर्थ जो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसको रोटेशन ऑफ अर्थ हम बोलते हैं, जिसकी वजह से डे एंड नाइट बनते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट रोटेट नहीं करती। वो रोटेट कैसी करती है? थोड़ी सी बेंड हो रखी है अपनी एक्सिस से। तो दीज आर द टू मेन रीजन। फर्स्ट रीजन क्या है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एंड द सेकेंड रीजन इज द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी बेंड है, टिल्टेड है, और वो टिल्टेड एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, और साथ के साथ सन के चारों ओर रिवॉल्व करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है। तो ये ही मेन रीजन है जिसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। अब ऐसा होता, चलो जी हमने मान लिया वो रिवॉल्व भी करते हैं और वो टिल्टेड भी है, फिर क्या हुआ इससे? अर्थ को जो है हम दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करके मानते हैं। इक्वेटर जो होता है एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो में डिवाइड करता है, ऑलरेडी डिस्कस किया था हमने। उसमें से दो पार्ट बनते हैं, एक होता है अपर पार्ट, अपर हेमी, जिसको हमने नाम दिया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या नाम था उसका? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एक है इक्वेटर से बिलो का जो रीजन है, इक्वेटर से जो बिलो रीजन है, दैट इज साउदर्न हेमिस्फीयर, उसको हमने नाम दिया है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये दो हेमिस्फीयर है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब वो रिवॉल्व करते हैं अर्थ सन के चारों, तो जिस पर्टिकुलर टाइम में सन की तरफ टिकता है, सन की तरफ झुका हुआ होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में उस पार्ट पे को मैक्सिमम सन की हीट और लाइट रेज जाएंगी। क्यों? क्योंकि अर्थ उस पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या होता है? सन की तरफ झुकी होती है। पर्टिकुलर टाइम पे जो नॉर्दर्न स्फीयर है, जो अर्थ की तरफ टिल्टेड है, को क्या मिले? मैक्सिमम लाइट रेज और हीट रेज। तो वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा? समर। क्या होगा? समर, यानी कि गर्मी होगी वहां पे। उसका मेन क्या है? क्योंकि वो सन के ज्यादा नजदीक है। और उसी टाइम पे इमेजिन कीजिए बेटा, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थ की तरफ टिल्टेड है,
तो जो अर्थ का बिलो पार्ट है जिसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, तो वो सन से अवे हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अपर पार्ट तो सन की तरफ बेंड हो गया, तो जो लोअर पार्ट है दैट इज बेंड अवे फ्रॉम द सन, मींस टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। उसी टाइम पे जो पार्ट सन से अवे टिल्टेड है, वहां पे सन की हीट रेज और लाइट रेज वो कम अमाउंट में पहुंचेंगी। कम अमाउंट में पहुंचेंगी तो वहां का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होगा तो कौन सा सीजन होगा? विंटर। कौन सा सीजन होगा? विंटर। तो ये मेन रीजन रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही रिवॉल्व करते 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 एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आया कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर था वो सन की टुवर्ड्स टिल्ट कर जाएगा। साउदर्न हेमिस्फीयर किसकी तरफ झुक जाएगा? अर्थ की तरफ। अब जब साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थ की तरफ झुकेगा तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो कहां जाएगा? वो अर्थ से दूसरी तरफ बेंड कर जाएगा। अर्थ से दूसरी तरफ बेंड करेगा। तो अब साउदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सन की तरफ बेंड किए हुए है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर को सन से मैक्सिमम हीट और लाइट मिलेगी। मैक्सिमम हीट और लाइट मिलेगी तो वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इस पर्टिकुलर टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? समर। क्या हो जाएगा? समर। और इसी टाइम पे जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से दूसरी तरफ झुक गया था, वहां पे सन की हीट और लाइट कम अमाउंट में पहुंचेगी, तो वहां पे क्या हो चुका होगा? विंटर। क्या होगा? विंटर। तो यही मेन रीजन है बेटा कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ झुकेगा वहां पे हो जाएगी, क्या हो जाएगा? समर, यानी कि वहां पे गर्मियां हो जाएंगी। और उसी पर्टिकुलर टाइम पे अर्थ का जो पार्ट सन से दूसरी तरफ झुकेगा वहां पे सन की हीट लाइट कम पहुंचेगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा? विंटर। तो ये रीजन रहता है कि किस तरह से सीजन चेंज होते हैं। तो इसका जो पर्टिकुलर रीजन रहा वो क्या रीजन है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। इसको तो बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ चेंज ऑफ सीजन, आप फटाक से आंसर देंगे कि जी रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। अब उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन पूछते हैं तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आप उसमें ऐड करेंगे। तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक्सप्लेनेशन आपने ऐड करनी है, जो कि अभी मैं एक्सप्लेन आपको की हुई है। और अगर सिंपल 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ चेंज इन सीजन, तो आप 2 लाइंस में आंसर देंगे रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो बेटे दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सीजन आर कॉज बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। The hemisphere which is tilted towards the sun get the sun's rays directly, and so it warmer than the other hemisphere. It is summer there. तो जो हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में सन रेज आएंगी वहां पे, वो वार्मर होगा और वहां पे कौन सा सीजन होगा? समर। एट दिस टाइम, उसी टाइम पे, ये नहीं है कि दूसरे टाइम की हम बात करें। एट दिस टाइम द अदर हेमिस्फीयर which is tilted away from the sun gets slanting rays from the sun and has winter. उसी टाइम पे जो हेमिस्फीयर सन से दूसरी तरफ टिल्टेड है वहां पे सन की लाइट रेज या हीट रेज कैसी जाएंगी? स्लैंटिंग। स्लैंटिंग मींस होता है तिरछी। और जब तिरछी लाइट रेज जाएंगी तो उसमें हीट कम होगी क्योंकि ज्यादा टाइम लेगी उस पर्टिकुलर एरिया पे पहुंचने पे। तो वहां पे कौन सा सीजन हो जाएगा? विंटर। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन व्हाट कॉजेज चेंज इन द सीजन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, why is the season in the northern hemisphere always different from that in the southern hemisphere? ऐसा क्यों होता है? अब ये तो हमने पढ़ लिया है कि भाई सीजन चेंज होते हैं किसकी वजह से? रेवोल्यूशन की वजह से, टिल्टेड एक्सिस की वजह से। बट ऐसा क्यों है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसा सीजन है साउदर्न हेमिस्फीयर में उसी टाइम पे अलग सीजन होता है, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में सीजन होता है उसी टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग से सीजन हमें मिलता है? ऐसा क्यों है? आप ध्यान देंगे तो पहली जो एक्सप्लेनेशन थी उसका आंसर उसी में आ चुका है। कैसे? कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट करेगा
तो सेम टाइम में साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, दैट इज द मेन रीजन। अब उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होगा कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड है तो मैक्सिमम अमाउंट में लाइट रेज, हीट रेज वहां पे पहुंचती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। और उसी टाइम पे क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर किससे, सन से दूसरी तरफ बेंड है, यानी कि सन से दूर है, तो लाइट रेज, हीट रेज जो है सन की वहां पे देरी से पहुंचेंगी, कम अमाउंट में पहुंचेंगी। तो वहां पे कौन सा सीजन हो चुका होगा, विंटर। तो एक ही टाइम पे एक हेमिस्फीयर में अगर समर है तो दूसरे में क्या होगा, विंटर। और रिवॉल्व करते 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 जब दूसरा हेमिस्फीयर सन के नजदीक आ जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगी, समर। और पहले वाले में क्या बन जाएगी उसी टाइम पे, विंटर। तो यही प्रोसेस चलता रहता है बेटा। मेन रीजन वही है, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ। बस ये दो मेन रीजन रहेंगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन को करते हैं। Why is the season in the northern hemisphere always different from that in the southern hemisphere? Because when the northern hemisphere is tilted toward the sun, it has summer. Obviously, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर सन की तरफ झुक जाता है, टिल्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो वो सन के नजदीक रहेगा, तो वहां पे क्या रहेंगी, समर का सीजन रहेगा हमारे पास। एट दैट टाइम, उसी समय पे द साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। बिल्कुल सेम टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे, बेंड अवे, सन से दूसरी तरफ झुका हुआ है, फ्रॉम द सन, एंड हैज ए विंटर। उस पे क्या रहेगा, विंटर रहेगा। तो दिस इज द मेन रीजन कि एक ही टाइम पे एक हेमिस्फीयर में समर है तो दूसरे हेमिस्फीयर में क्या रहेगी, विंटर रहेगी। डिफरेंट डिफरेंट सीजन रहेंगे। तो बेटा ये थे आपके लॉन्ग क्वेश्चन। सो यू हैव टू राइट दिस 5 क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक। सो फेयर नोटबुक में जो आप मटेरियल लिखेंगे वो रहेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कल डिस्कस किए थे। आज हमने डिस्कस किया लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 8। इसको भी आप फेयर नोटबुक में राइट करके उसके बाद लर्न करेंगे अच्छे से। यू हैव टू राइट एंड लर्न short question answer and long question answer in your fair notebook, in your fair notebook. So अभी बेटा, अभी मैं डाउट सेशन लूंगा।